Good morning, everybody. This is Professor Karan Agarwal from Akash Agarwal classes. हम लोग साइंस 2 चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. तो हम लोग जो पहला वाला पार्ट है वो वाला चैप्टर देख रहे हैं. अभी तक ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरियस प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसके बाद रेस्पिरेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था. डाइजेशन मैंने आप लोगों को फूड जो आप समझते हो, फूड जो बॉडी समझती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स कौन है क्या है, ये देखा था. जिसके बाद हम लोगों ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड बॉडी लेवल रेस्पिरेशन को पढ़ा था. इफ यू ऑल रिमेंबर, रेस्पिरेशन 2 तरह का था. बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जहां पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है विद द सराउंडिंग, और फिर बॉडी लेवल पर रेस्पिरेशन हो रहा है जहां पर एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. यस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को और ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था इन एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, TCA यानी कि क्रेब्स साइकिल, और तीसरा वाला जो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. इसके एंड में एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, कैसे ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम NADH2 एंड FADH2. फिर हम लोगों ने ATP के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया था, ATP का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था इफ यू ऑल रिमेंबर. फिर बॉडी के पास अगर हमने जो प्रोसेस देखा एनर्जी प्रोडक्शन का, उसके लिए जो स्टार्टिंग हमारा कंपाउंड था, स्टार्टिंग जो फूड मटेरियल था वो कार्बोहाइड्रेट्स था. ग्लूकोज से हमने एनर्जी प्रोडक्शन देखा था, याद है सब लोगों को. तो ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है फास्टिंग के वजह से, हंगर के वजह से, तो बॉडी प्रोटीन से और लिपिड से कैसे फूड जनरेट करती है, सॉरी कैसे एनर्जी जनरेट करती है, वो देखा था हम लोगों ने. आफ्टर विच वी सॉ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया. फिर हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स का भी एक एग्जाम्पल दिया था, कैसे स्पोर्ट खेलते वक्त, कैसे हेवी एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी के एक मसल्स कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू कर देते हैं ड्यू टू डिप्लीशन इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में. यस, तो ये अभी तक का हमारा पार्ट हम लोग इस चैप्टर में देख चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. 2 मिनट जरा. सो यहां तक हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स. शॉर्ट नोट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. जो भी पार्ट चैप्टर का मैं आज दिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, उसमें से आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द एनालॉजी, मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, ऐसा कोई भी तरह का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स. यस, ये हम लोग आज देखने वाले हैं. फूड कंपोनेंट्स जो बॉडी पहचानती है वो हम लोगों ने देखे थे फर्स्ट वाले लेक्चर में. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर वगैरह वगैरह. यस और नो, इन सब फूड मटेरियल्स से बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था क्या, कर रही थी क्या नहीं कर रही थी. यस, जो भी खाना हम लोग खा रहे थे उस खाने को बॉडी पहचानती नहीं थी. बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने डाइजेस्टिव सिस्टम चालू कर दिया, डाइजेस्ट करना चालू किया. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर कंपाउंड्स. वो सिंपल कंपाउंड्स बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन में देख चुके हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से एनर्जी मिला, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से और लिपिड से एनर्जी कैसे मिलता है वो भी साइकिल देख लिया था. So here we are going to study those all the different food components and energy production from them, right? अगर आप लोगों को याद रहेगा, फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी.
याद है कार्बोहाइड्रेट्स कहां से मिलते हैं? डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, मिल्क, जैगरी, राइस, जवार, बाजरी, मिलेट्स, ये सब रागी वगैरह, ये सब चीजों से मिल रहे थे क्या नहीं मिल रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स? तो क्वेश्चन आ सकता है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वो पैराग्राफ है, देखो यहां पर वो चीजें दी हुई है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स कितना एनर्जी मिलता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ये सेम चीज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, विटामिन और वाटर के बारे में आज देखने वाले हैं। ऑलरेडी एक कंपोनेंट जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट, ये हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में देख चुके हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम थिंग अबाउट द अदर फूड कंपोनेंट्स। प्रोटीन नहीं देखा था हम लोगों ने, लिपिड्स नहीं देखे थे, विटामिन नहीं देखे थे, तो वो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, समझ में आया आप लोगों को? एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। सबसे पहला, ये एक पहला जो फर्स्ट लाइन है, ये आप लोग को अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड, जो भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं डाइजेशन के बाद, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी प्रोडक्शन के बाद, वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर कहां स्टोर होते हैं? दे आर स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी प्रोडक्शन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं, जैसे पेट्रोल गाड़ी चलाने के बाद बच जाता है, तो कहां स्टोर किया जाता है? पेट्रोल की टंकी में। उसी प्रकार एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के पास बच जाता है, बॉडी उसको कहां पर स्टोर करता है? कौन सा बैंक में स्टोर करता है? लिवर में और मसल्स में। कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। मतलब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में। किसी एक प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन विच इज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द बैंक। बैंक कौन सा है? लिवर है और मसल्स है। बैंक में कोई भी चीज स्टोर क्यों करते हैं हम? जरूरत पड़ने पर निकाल लेते हैं, पैसे स्टोर करते हैं बैंक में, सेव करते हैं, कम पड़ते हैं, खर्चा आ जाता है, ऑपरेशन आ जाता है, स्कूल का फीस आ जाता है, तो मम्मी पापा उसमें से निकालते हैं पैसे, विड्रॉ करते हैं क्या नहीं करते? तो सिमिलरली जो एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं बैंक में डाले जाते हैं। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है बॉडी में, बॉडी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है एंड उसे लिवर में और मसल्स में सेव कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ताकि जब कभी वापस से एनर्जी लगे तो यहां से निकाले, लिवर में से, मसल्स में से, और एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। क्लियर है? यस। अभी हम लोग प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था, वो एक्चुअली पिछले वाले पार्ट में ही आना चाहिए था, जो मैं अभी फर्स्ट पेज वाला डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर आया। इसको अंडरलाइन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो लय लार्ज, लय मोटे, मोटे मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन्स। डीएनए याद है क्या? कितना बड़ा डीएनए का नेटवर्क है हमारे बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड मतलब छोटी सी भाषा में अमीनो एसिड ब्रिक्स है, और ये एक एक ब्रिक जुड़ जुड़ के ऐसे बहुत सारे, ऐसा बहुत बड़ा प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ये ईच ब्रिक इज 1 अमीनो एसिड, और ऐसे कई सारे अमीनो एसिड्स कम टुगेदर एंड फॉर्म 1 प्रोटीन। तो जब दीवार टूटेगा तो ब्रिक्स निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे? सिमिलरली जब प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, मतलब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, तो कौन बाहर निकलता है? अमीनो एसिड। जैसे दीवार तोड़ी जाती है तो ब्रिक्स बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार जब बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है तो उसमें से बाहर निकलते हैं अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड। सिंपल बात है। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स। Proteins of animal origin are called as first class proteins, high quality proteins. इसलिए तो हम लोग चिकन और मटन और एग्स वगैरह, ये मेनली चिकन और मटन, मतलब जो फिजिकल फिटनेस में है, जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, जिनको बॉडी बनाने का काम रहता है, हेल्दी रहने का काम रहता है, तो वो लोग, उनको प्रिफर किया जाता है चिकन खाया जाए, मटन खाया जाए, क्योंकि ये एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स है। एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्वालिटी वाले प्रोटीन्स है इसके अंदर, ये याद रखेंगे। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कितना एनर्जी दे रहा था? 4 किलो कैलोरी। उसी प्रकार प्रोटीन भी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन मतलब क्या? ब्रेकडाउन।
तो मतलब जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे, जब प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा, जब दीवार टूटेगी, तो दीवार टूटने के बाद बाहर कौन निकलेगा? ब्रिक्स निकलेगा, जिससे दीवार बनी हुई है। तो प्रोटीन हमारी दीवार है। ये दीवार जब टूटेगी तो बाहर कौन निकलेगा? जिससे ये दीवार बनी हुई है, अमीनो एसिड से बनी हुई है। अपॉन द डाइजेशन, अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, वी आर गोइंग टू गेट अमीनो एसिड्स। फिर ये अमीनो एसिड्स बॉडी में अब्सॉर्ब किए जाते हैं। बॉडी उसी चीज को अब्सॉर्ब करती है, ध्यान से सुनेंगे, जो बॉडी के लिए हेल्पफुल है, जो बॉडी को हेल्प करने वाली है ग्रोथ में, फंक्शनिंग में। तो दीज अमीनो एसिड्स विल बी अब्सॉर्ब्ड। अब्सॉर्ब करके किधर जाते हैं? ब्लड में। ब्लड कौन है? ट्रांसपोर्टर है, उसका गाड़ी चलता ही रहता है। ब्लड इन अमीनो एसिड्स को अब्सॉर्ब करता है और बॉडी के वेरियस सेल्स को जाकर बांट के आ जाता है, डिलीवर करके आ जाता है। फिर ये सेल्स अमीनो एसिड्स को खुद के पास रखते हैं और अमीनो एसिड्स में से नए प्रोटीन्स बनाते हैं, ग्रो होते हैं, बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? हमने खाना खाया, खाने के अंदर प्रोटीन कंटेंट था, बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल बना अमीनो एसिड। अमीनो एसिड काम वाला है, अब्सॉर्ब किया ब्लड ने, ब्लड क्या किया? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, सब सेल्स को थोड़ा 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 बांट के आ गया। सेल्स को एनर्जी चाहिए, सेल्स को ग्रो करने का है, सेल्स को काम करने का है, सेल्स को प्रोटीन्स चाहिए। तो ये अमीनो एसिड्स है, सेल्स ने उनको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया और अपने अपने काम पर लगा दिया। सिंपल। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड वेयर एंड टेयर, याद है क्या? तो इसीलिए ध्यान से देखेंगे। These amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via the blood. Transporter मतलब blood. From these amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves. Amino acids आ चुके हैं सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास, मतलब ब्रिक्स आ चुके हैं। अभी उन ब्रिक्स को लगा लगा के अपने पसंद का, अपने शेप का दीवार मैं बना सकता हूं। मैं कौन हूं? मैं ऑर्गन हूं, मैं सेल हूं। एक बार मेरे पास अमीनो एसिड आ गए तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं दीवार बना सकता हूं। मैं प्रोटीन जो मेरे लिए नेसेसरी है वो बना सकता हूं, क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड द होल बॉडी। ये था अबाउट प्रोटीन्स। ये यहां से यहां तक का पॉइंट था, शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है। फटाफट चलो साथ में लर्न करेंगे। प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, शॉर्ट नोट बन रहे, लर्न कर रहे भैया हम लोग क्लास के अंदर। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। किससे बने? फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड्स। दे आर कम फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स। सिंपल बात है। जो एनिमल ओरिजिन वाले प्रोटीन से, दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से क्या मिलता है? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। जब बॉडी प्रोटीन आता है बॉडी के अंदर तो उसका डाइजेशन होता है एंड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड फिर ऑब्जर्व बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। किसको दिया? एवरी सेल, एवरी ऑर्गन। हर सेल, हर ऑर्गन इन अमीनो एसिड से खुद की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। फ्रॉम दीज अमीनो एसिड्स, ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर देमसेल्व्स। सिंपल, खत्म। 2 मार्क का शॉर्ट नोट खत्म। समझ में आया सब लोग को? अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन प्रोटीन ओवर हियर। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर देखो, प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड। अमीनो एसिड से जुड़ जुड़कर प्रोटीन्स बनते हैं, बराबर है। अमीनो एसिड्स अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाते हैं, फिर उन अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं क्या नहीं बनते? तो यहां पर देखो, हमारे स्किन के अंदर कौन प्रेजेंट है? हमारे स्किन के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, मेलानिन। याद है क्या सबको? मेलानिन जो हमको कलर देने का काम करता था। तो मेलानिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन है। हेयर एक्सपर्ट्स का ऐड देखेंगे तुम लोग तो वो केराटिन का बात करते हैं। तो ये एक प्रोटीन है। स्किन के पास कौन से प्रोटीन है? मेलानिन एंड केराटिन। एग्जाम में ये ब्लैंक आ सकता है, मतलब ये डायग्राम आएगा, ये चार्ट आएगा, स्किन लिखा रहेगा और इतना पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये ब्लैंक रहेगा। तो स्किन के लिए मेलानिन एंड केराटिन, ये लर्न करना पड़ेगा हम लोगों को। फिर बोन्स हैव ऑसिन इन देम। बोन्स देखो, बॉडी के सेल्स, ऑर्गेनल स्ट्रक्चर जो है उनके बनावट में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन है। हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेयर एंड टेयर के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह प्रोटीन पाए जाने वाले। बोन्स में कौन से है? ऑसिन है। फिर वेरियस एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए हैं।
सेल्स, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स। उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास में इंसुलिन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आपको ज्यादा पता रहेगा इसके बारे में। इंसुलिन इज व्हाट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, पैनक्रियाज है, वहां का सिक्रीशन है, वो क्या करता है, वो एक गेट कीपर है। इंसुलिन कौन है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। इंसुलिन एक गेट कीपर है, वो क्या करता है, गेट कीपर कभी भी क्या करता है, कंट्रोल करता है कि नहीं गेट में से कौन अंदर जा रहा है, कितने लोग अंदर जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे। तो उसी प्रकार इंसुलिन एक गेट कीपर है। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कितना शुगर रहना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। ज्यादा शुगर है कंट्रोल करेगा, कम शुगर है सिग्नल देगा। तो ये काम इंसुलिन का है, राइट। इसीलिए डायबिटीज होता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स जिनके बॉडी में जिनके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वो आगे का विषय कभी ना कभी हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल पैनक्रियास, उनमें इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग 9th स्टैंडर्ड में लास्ट वाले चैप्टर में देख चुके हैं, सिक्रीट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, प्रोटीन से बने हुए हैं। मसल्स, मसल्स के अंदर कौन से प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिन एंड मायोसिन, दीज आर फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। मसल्स के अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन। ब्लड के अंदर हम सब लोगों को पता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, विच इज ऑल्सो प्रोटीन अलॉन्ग विथ एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द सेल। अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग एंटीबॉडी 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 बहुत सुन रहे हैं, नहीं वैक्सीन मिला तो एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगी, वैक्सीन मिला तो एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगी। कहां पर पैदा होते हैं, ब्लड में पैदा होते हैं ये एंटीबॉडीज, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। ये लोग भी कौन है, ये लोग भी सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्किन में क्या प्रेजेंट है, बोन्स में क्या प्रेजेंट है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पैनक्रियाज में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये हमको लर्न रहने चाहिए। तो यू विल हैव टू लर्न दिस डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोटीन हमारा खत्म हो गया। मैक्रोमोलिक्यूल, bonding of many amino acids। एनिमल ओरिजिन वाले प्रोटीन फर्स्ट क्लास, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स ऑब्जॉर्ब करते हैं ब्लड के थ्रू, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, हर सेल एंड ऑर्गन को मिल जाते हैं। सेल्स और ऑर्गन्स क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं फॉर देयर ओन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड्स आ जाते हैं सेल्स और ऑर्गन्स के पास, वो उन प्रोटीन्स का क्या करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें से प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल, प्रोटीन्स खत्म, इजी। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिपिड्स। ये नया शॉर्ट नोट है हमारा। अगर टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हैं तो यहां पर लिख दीजिए लिपिड्स, ये नया शॉर्ट नोट है। ये अगेन 2 मार्क्स के लिए एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। तो ये हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। यस, 2 मिनट। सबसे पहले याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा था कि लिपिड्स ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से हम लोग पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस वगैरह चालू हो रहा था। याद आ रहा है क्या, वो डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो लिपिड्स जो है ये किससे बने हुए, लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन, बाय अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो पहला लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। फैटी एसिड्स और अल्कोहल के संगम से, कि दोस्ती से, कि केमिकल बॉन्ड से बनते हैं कौन, बनते हैं लिपिड्स। Substances formed by specific chemical bonds between alcohol and fatty acids are called as lipids। ये याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपिड्स कैसे बने हैं, फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स। प्रोटीन्स कैसे बने हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं। ये याद रखना पड़ेगा। नाउ जाहिर सी बात है, लिपिड्स बने हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल से। तो जब लिपिड्स का डाइजेशन होगा, जब लिपिड वाला खाना खाएंगे, उसका डाइजेशन, उसका ब्रेक डाउन होगा, तो लिपिड्स में से बाहर कौन निकल के आएगा, फैटी एसिड्स और अल्कोहल आएगा। सिंपल बात है क्या, नहीं है, राइट। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इज क्या, कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। बेसिक बात है एकदम। लिपिड्स जब ब्रेक डाउन होंगे तो कौन निकलेगा, फैटी एसिड्स और अल्कोहल। लिपिड्स जब डाइजेस्ट होंगे तो क्या होगा, कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। फैटी एसिड्स, अभी ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये याद रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट ऑन फैटी एसिड्स भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। फैटी एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। फैटी एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, हर जगह पर फैटी एसिड्स भेज दिए जाते हैं बॉडी के अंदर। फैटी एसिड्स, जब लिपिड्स का खाना खाते हैं हम लोग, लिपिड रिच फूड खाते हैं हम लोग, तो वो फूड जब डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल बनता है, तो जो फैटी एसिड्स है वो हर जगह पर बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका स्टोरेज किया जाता है बॉडी में, एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी। फ्रॉम दोस फैटी एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है फैटी एसिड्स, फ्रॉम these stored fatty acids different cells produce various substances necessary for themselves। हर सेल खुद के लिए जो जरूरी है वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स which are essential for producing plasma membrane are formed from fatty acids। फैटी एसिड से क्या बन रहा है? फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड्स बन रहे हैं। फॉस्फोलिपिड्स काहे के लिए जरूरी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जरूरी है, विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट दिस मीन्स इज स्टोरेज हर जगह, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज हर जगह हो रहा है। फिर हर सेल अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार उन फैटी एसिड्स को जो भी चीज बनानी है, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज बना देगा, लेकिन जो पॉसिबल है वेरियस सब्सटेंसेस जो नेसेसरी है फॉर देम वो बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से क्या बन रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड्स जरूरी है। दिस इज वन एग्जाम्पल। उसके अलावा जो हमारे फैटी एसिड्स है उससे अगर आप लोग को हॉर्मोन्स याद रहेंगे, 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़े, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये सब जो हॉर्मोन्स है, ये सब हॉर्मोन्स बनाने के लिए भी फैटी एसिड्स काम में आते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। विच हॉर्मोन्स? नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, विच हॉर्मोन्स? नेम द फॉलोइंग डैश। तो कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। ये 4 हार्मोन्स बनाने के लिए फैटी एसिड्स काम में आते हैं। एंड कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व सेल्स, कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल, वो एक्सॉन, डेंड्राइट, वो याद है क्या? नर्व सेल वाला स्ट्रक्चर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। नर्व इंपल्स पास ऑन करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल जो है एक्सॉन और डेंड्राइट से बना हुआ था। तो जो कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स है वो कवरिंग बनाने के लिए भी फैटी एसिड्स का आवश्यकता है। तो इसका मतलब वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फैटी एसिड है या नहीं है? फैटी एसिड कहां से आया? लिपिड से आया। तो लिपिड इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया क्या? नहीं हो गया? सिंपल सी बात है, राइट। एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स। अभी 1 ग्राम फैटी एसिड कितना एनर्जी दे रहा है? 1 ग्राम लिपिड कितना एनर्जी दे रहा है? 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी दे रहा था, प्रोटीन भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी दे रहा था, लेकिन लिपिड्स 1 ग्राम का 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देने का काम कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। एक्सेस ऑफ लिपिड्स, अभी हम लोगों ने देखा था एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किधर स्टोर हो रहे थे? लिवर में, मसल्स में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एक्सेस ऑफ लिपिड्स भी बनता रहेगा बॉडी में। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा ऑब्जॉर्ब हो गया, पूरा का पूरा एनर्जी प्रोडक्शन में काम में करे, कुछ ना कुछ तो बचता रहेगा। तो वो कहा जा रहा है एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर स्टोर हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है? एक्सेस ऑफ lipids are stored in the adipose connective tissue of the human body. Very important. लिपिड्स बने थ्रू अ स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड मतलब 2 लोग, कौन से 2 लोग हैं? फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। इसका मतलब अगर लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं, शॉर्ट नोट रिवीजन कर रहे हैं, चलो साथ में फटाफट। लिपिड्स का डाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? लिपिड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। सिंपल है। फैटी एसिड जो है वो जैसे ही पैदा होते हैं, मतलब जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, फैटी एसिड जो बन जाते हैं वो ऑब्जॉर्ब होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अभी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स है, ऑर्गन्स है, वो अपने अपने जरूरत के हिसाब से लिपिड्स में से वेरियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा कि लिपिड से बन रहे थे फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स काहे के लिए जरूरी थे? फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जरूरी थे, राइट। दिस इज वन एग्जांपल। सॉरी, उसके अलावा
फैटी एसिड से हम लोग फैटी एसिड से जो वेरियस हार्मोन्स है, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये भी बनते हैं। फिर एक्सॉन्स के जो कवरिंग्स है वो भी उससे बनते हैं, राइट। प्लस 1 ग्राम ऑफ लिपिड हम लोग को 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है, और जो एक्सेस ऑफ लिपिड्स बॉडी में रह जाता है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी में स्टोर किया जाता है। दिस वाज नथिंग बट लिपिड्स। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। प्रोटीन्स खत्म हो गया है, लिपिड्स खत्म हो गया है, फटाफट फटाफट एक एक शॉर्ट नोट उड़ा रहे हैं। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को रिवीजन किया, फिर प्रोटीन्स देखा, अभी लिपिड्स भी खत्म हो गया है। यस, आई होप यहां तक सब समझ में आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि यहां पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन था, डाइजेशन था, क्रेब्स साइकिल था, ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आपको 100% फुल मार्क्स देने वाले हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्लास में साथ साथ में आपको लर्निंग भी करवा रहा हूं, टॉपिक समझा भी रहा हूं और साथ में लर्निंग में भी आपको हेल्प कर रहा हूं, ताकि बाद में आप लोगों को बैठकर वापस से बहुत सारा लर्निंग का एक्टिविटी ना पड़े, क्लास के अंदर ही प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लेक्चर के तुरंत बाद आप अपने खुद के नोटबुक में बिना टेक्स्ट बुक में या बिना डाइजेस्ट में देखे अपने लैंग्वेज में प्रोटीन्स के 5 पॉइंट्स, लिपिड्स के 5 पॉइंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिख सकते हो। ये प्रिपरेशन क्लास में इस तरीके से अगर मेरे साथ में करोगे तो पॉसिबल हो पाएगा। यस, फिर आगे बढ़ते हैं, समथिंग विच इज वेरी 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 एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट टू द बॉडी, जो है विटामिन। सुना रहेगा, विटामिन B12 का कमी है, विटामिन D का कमी है, विटामिन E का कमी है, विटामिन M का कमी है, विटामिन P का कमी है, विटामिन M जैसे कि मैं कॉमर्स में भी बहुत बार सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, विटामिन M को मैं बोलता हूँ मनी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, फॉर आवर प्लैनेट, राइट। तो वो हमको अभी नहीं देखना है, हमको बाकी के विटामिन देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव्स यहां पर से पूछे जा सकते हैं। विटामिन इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट जहां से एनर्जी प्रोडक्शन होने वाला है। यस, विटामिन के सप्लीमेंट्स भी, दवाइयाँ भी कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ, जैसे स्किन के ऊपर कुछ रैशेस आए होंगे, कुछ ना कुछ देखने में, विजन में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, तो कुछ ना कुछ डॉक्टर विटामिन के बारे में आपको, विटामिन की दवाई जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही है, राइट। तो लेट्स सी व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनस कंपाउंड्स। हेटेरो, द वर्ड हेटेरो, हमने 2 तरह के वर्ड देखे सायन्स में, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमो म्हणजे काय, होमो म्हणजे सेम, हेटेरो म्हणजे डिफरेंट। ये बस सिंपल चीज याद रखने का है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। तो ये जो विटामिन है, दे आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनस कंपाउंड्स, each of which is essential for proper operation of various processes in the body। बहुत सारे कंपाउंड्स है, हेटेरोजीनस कंपाउंड्स है, लेकिन हर एक कंपाउंड, विटामिन कई तरह के विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, ऐसे बहुत सारे विटामिन है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनस कंपाउंड्स, मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स। लेकिन हर एक कंपाउंड बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के ऑपरेशन के लिए जरूरी है। बहुत सारे हैं, इसलिए एक आधा कम रहेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। Each of them is essential for the proper operation of various processes in the body. In all, there are 6 main types of vitamins. मेरे साथ साथ में बोलेंगे 6 मेन टाइप के विटामिन से, A, B, C, D, E, उसके बाद में K, विटामिन A, B, C, D, E, E तक 5, A से E तक 5 रहते हैं, A, B, C, D, E, ये 5, और लास्ट में K से कौन आता है भैया? K से एक ही आदमी है धरती पे, वो है हमारे प्यारे करण सर। तो आपको भूलना इम्पॉसिबल है। 5 तो हमको मालूम है, A, B, C, D, E, छठा कौन सा था? अरे H था क्या, F था क्या, G था? नहीं यार, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बच्चा करण सर को याद करता है, तो करण सर आते याद आ जाएगा K फॉर करण सर, तो मतलब हमारा जो छठा है वो कौन सा है? विटामिन K। There are 6 main types of vitamins, A, B, C, D, E, and the last one is vitamin K. ये याद रहेगा सबको। Each of this vitamin is very important for proper operations in our human body. आपने आपके एल्डर्स का फैमिली में कभी कोई टेस्ट हुआ रहेगा, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ रहेगा, तब आपने देखा रहेगा कि डॉक्टर बोलता है
ये बीमारी इस विटामिन की कमी की वजह से, तो विटामिन D3 के टैबलेट दिए होंगे। कभी हड्डी टूटी रहेगी तो विटामिन D दिया रहेगा। सनलाइट में बैठने के लिए बोला रहेगा आपके ग्रैंडफादर को या ग्रैंड मदर को। आइज़ का प्रॉब्लम रहेगा तो उसके लिए विटामिन की दवाई दी रहेगी। तो ये विटामिन क्या है, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक ये जो विटामिन है, हर एक स्पेसिफिक विटामिन का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, राइट। तो 6 तरह के ABCDE&K, ये 6 तरह के विटामिन है। अभी इन 6 विटामिन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये 6 विटामिन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज फैट सॉल्युबल विटामिन और जो सेकेंड ग्रुप है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इन 6 विटामिन को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन A, D, E एंड K, A, D, E एंड K, ये सारे के सारे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन B एंड C ये हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। 6 विटामिन है A, B, C, D, E एंड K। इन 6 विटामिन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा ग्रुप है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन A, D, E, K, A, D, E, K ये फैट सोल्यूबल है और B और C हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सिंपल है। ये रहा विटामिन के बारे में। अभी हम लोगों ने FADH2 और NADH2 देखा था, याद है क्या? FADH2, एक FADH2 हमको 3 ATP और एक NADH2 3 ATP और एक FADH2 2 ATP दे रहा था क्या नहीं दे रहा था? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में देखा था। अभी उनका यहां पर क्या संबंध है, ध्यान से देखो। We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in processes like the glycolysis and the Krebs cycle. Yes, glycolysis में NADH2 बना था, Krebs cycle में NADH2 FADH2 दोनों बने थे। Now vitamins like riboflavin is vitamin B2, ये याद रखने का। विटामिन B2 को एक और नाम है which is riboflavin, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Vitamins like riboflavin and nicotinamide which is vitamin B3, बी कॉम्प्लेक्स रहता है। बी मतलब विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन है जिसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो B3 इसका नाम है निकोटिनामाइड और विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लाविन। ये दो जो विटामिन है B2 और B3, these two vitamins are necessary for the production of FADH2 and NADH2। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करो। B2 और B3 ये दो विटामिन है। B2 कौन सा है? राइबोफ्लाविन। B3 कौन सा है? निकोटिनामाइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी ये दो विटामिन का क्या संबंध है? ये दो विटामिन NADH2 और FADH2 के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। NADH2 FADH2 कौन है? जो ATP के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। मतलब ATP का प्रोडक्शन करने में विटामिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या नहीं किया? सिंपल बात है, राइट। दिस वाज नथिंग बट विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ईच ऑफ देम इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन इन द बॉडी। बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B12, बाबा A, E, F, G, K, L, M, N, O, P, बहुत सारे हेटेरोजेनस। नाउ ईच ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर ऑपरेशन। 6 मेन टाइप के विटामिन है, A, B, C, D, E। उसके बाद छठा कौन सा आ रहा है? F है क्या, G है क्या, H है? अरे करण सर ने क्या बोला था? करण सर तो K से आते हैं, छठा वाला K है। A, B, C, D, E and the sixth one is K. Now all these 6 vitamins are divided into 2 groups. ध्यान से अपन रिवीजन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, लेक्चर में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। 6 विटामिन 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। फैट सोल्यूबल A, D, E, K, वाटर सोल्यूबल B एंड C। ये विटामिन जो है ये विटामिन 2 में डिवाइड गए हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी एग्जाम्पल क्या है? विटामिन B2 विच इज राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 विच इज निकोटिनामाइड। ये दोनों विटामिन जो है NADH2 और FADH2 के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। NADH2 FADH2 कौन लोग हैं? जो क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में प्रोड्यूस हो गए थे, जो ATP प्रोडक्शन में काम में आने वाले थे। तो उन लोगों के प्रोडक्शन में हेल्पफुल कौन है, जरूरी कौन है? B2 और B3। B2 कौन है? राइबोफ्लाविन। B3 कौन है? निकोटिनामाइड। सिंपल। एंड ऑफ विटामिन्स।
हमारा विटामिन का शॉर्ट नोट जो है वो कंप्लीट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, उसके बाद लिपिड्स, लिपिड्स स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, 1 ग्राम लिपिड 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। फिर आते हैं विटामिन, बहुत सारे विटामिन है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, लेकिन हर एक एसेंशियल है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। 2 तरह के हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, 6 मेन टाइप से, A B C D E and K, A D E and K फैट सॉल्युबल, B and C वाटर सॉल्युबल, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड, दोनों काय के लिए जरूरी है, FADH2 एंड NADH2 के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सिंपल, खत्म। अभी नेक्स्ट, इन सब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सबसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, वाटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज वाटर। हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% वाटर से बनी हुई है। इतना बड़ा हिस्सा हमारे बॉडी का वाटर है। हमारे सेल्स 70% ऑफ वाटर, 70% वेट बाय वेट हमारे सेल्स वाटर से बने हुए, वाटर कंटेन करते हैं। इसका मतलब आवर बॉडी इज नथिंग बट वाटर। हो गया क्या नहीं, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बॉडी वाटर से ही बना हुआ है। हमारे ब्लड के अंदर वाटर ही वाटर है, राइट। तो ब्लड, ब्लड बोल रहा हूं, वाटर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। जैसे ही कभी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेट लिखता हूं यहां पर, डिहाइड्रेट, हाइड्रेट कम्स फ्रॉम द वर्ड हाइड्रा या हाइड्रो, जिसको हम वाटर के लिए यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाटर, यस, याद आ रहा है क्या? तो ये जो वाटर है ये हाइड्रा वाटर से बना हुआ है। अभी इसके साथ एक टर्म जोड़ दिया हमने, डिहाइड्रेट, मतलब वाटर की कमी, लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी। जब कभी भी लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी, कोई भी इलनेस के वजह से हो जाता है, तो बॉडी वीक हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है? सॉरी। तो डॉक्टर हमको बोलता है कि फ्रूट्स खाओ, डॉक्टर हमको बोलता है फ्रूट जूसेस पियो, डॉक्टर हमको बोलते हैं कि सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर हमको बोलते हैं कि कोकोनट वाटर पीना पड़ेगा। तो फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, ये इन सब चीजों के अंदर क्या है? इन सब चीजों के अंदर लॉट्स ऑफ वाटर कंटेंट है। क्यों बोला डॉक्टर ने सलाइन, क्यों बोला? क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, लैक ऑफ वाटर हो गया है, डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल्स इन द बॉडी हो गया है। बॉडी के लिए वाटर क्यों जरूरी है? अरे भैया, बॉडी वाटर से बना हुआ है। देयर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करेंगे। देयर इज अबाउट 65 to 70% इन आवर बॉडी वाटर। गिव रीजन में आएगा क्वेश्चन। ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट बाय वेट। खुद के वेट के हिसाब से 70% वेट सेल के अंदर पानी का है। कितना बड़ा परसेंटेज है पानी का एक सेल के अंदर। प्लस जो ब्लड प्लाज्मा है कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, मतलब बॉडी 65 to 70% वाटर, ईच सेल 70% वाटर वेट बाय वेट, ब्लड प्लाज्मा 90% ऑफ वाटर, मतलब पानी 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 भरा हुआ है बॉडी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। सेल के अंदर इतना बड़ा कंटेंट वाटर का है, इफ देयर इज इवन लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, पूरा का पूरा फंक्शनिंग, पूरा का पूरा काम जो है गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हेंस वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स and as a result for the body. Important question आएगा कि explain water is an essential nutrient. तो क्या आंसर? 65 to 70% water, body is water, body में water present है। फिर about 70% weight by weight of the cell is water. Blood plasma contains 90% of the water. तो even there if there is little loss of water in the cell, बॉडी का फंक्शनिंग के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हेंस वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी। समाप्त। यहां पर वाटर वाला शॉर्ट नोट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, गिव रीजन।
water is an essential nutrient. Explain water is an essential nutrient. There is about dash percentage of water in our body. Blood plasma contains dash percentage of water. ऐसा कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. These are two basic types of questions which can be asked from this part of your syllabus. Right? Water खत्म हो गया. Water समझ में आया. क्यों water इतना important है? क्यों जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स जनरली हमको पानी पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के सेल्स में पानी का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, जिससे फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है. सेल्स फंक्शन नहीं करेंगे तो टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स और एट द एंड बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी है या नहीं, तो उसका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके अंदर वाटर कंटेंट फिर जितना रिक्वायर्ड है उतना होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. राइट? तो दैट इज़ वाई जनरली डॉक्टर्स हम लोग को अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए कहते हैं. अभी कोविड के दौरान भी आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल्स में या अपने आसपास में रिलेटिव्स को भी देखा होगा कि गर्म पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, बॉइल्ड वाटर, लेमन जूस वगैरह, मतलब बेसिकली वाटर कंटेंट, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए कहा जा रहा है. अभी फ्रूट्स के अंदर भी जैसे वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स है तो उसके अंदर तो बहुत सारा वाटर कंटेंट वैसे भी रहता है. कुकुम्बर जैसे वेजिटेबल्स है तो बहुत सारा वाटर कंटेंट रहता है उसके अंदर. ऑल ऑफ देम आर रिच सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज वाई वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट. अभी जैसे मैं एक स्ट्रिक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करता हूँ, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ, तो मेरे ट्रेनर्स, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर 2 बॉटल मतलब 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी आपने पीना ही चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जनरली प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि दिन भर में एक नॉर्मल इंसान ने 8 ग्लास पानी पीना ही पीना चाहिए. मेरा स्ट्रिक्ट रूटीन है, प्रोटीन कंटेंट बॉडी में खाने में ज़्यादा है मेरा, तो मुझे 3 लीटर पानी पीना पड़ता है. तो उससे क्या होता है, बॉडी पूरा टाइम फ्लश होता रहता है, ज़्यादा अंदर पानी जाता रहता है, बॉडी फ्लश होता रहता है, क्लीन होता रहता है, टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं. टॉक्सिन्स आर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में वाटर बहुत हेल्प करने का काम करता है. राइट? तो बहुत सारे और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. यहाँ पर हमको बस थोड़े से बेनिफिट्स बताए गए हैं. मी बीइंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, प्लस मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता भी रहता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, बॉडी के साथ, खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें करता भी रहता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है. राइट? सो दिस वॉज अबाउट वाटर. अभी लास्ट में जो है, सबसे लास्ट और सबसे नॉट द लीस्ट, फाइबर्स. फाइबर रिच फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सुना रहेगा आपको. तो दे आर रिच इन फाइबर. ये जो जैसे पाइनएप्पल एक फ्रूट है, रिच इन फाइबर. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच इन फाइबर. तो अभी फाइबर क्या करता है, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करो. वैसे तो कोई ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू का उसका कोई लेना देना नहीं है फाइबर का. ऐसा फाइबर कुछ मसल्स बनाने में हेल्प कर रहा है, ब्रेन डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, ये सब काम नहीं है, उससे कुछ बन नहीं रहा है. लेकिन इवन देन दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी फूड मटेरियल हम खा रहे हैं, उस प्रोसेस, उस फूड मटेरियल के डाइजेशन प्रोसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने का काम फाइबर करते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन प्रोसेस को, बाकी के जो फूड सब्सटेंसेस हमने खाए हैं उनके डाइजेशन के लिए, उनके एक्सक्रीशन, उनके इजेशन के लिए फाइबर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने का काम करते हैं. हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फाइबर्स बाकी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं. फाइबर रिच फूड खाते हैं हम लोग तो कॉन्स्टिपेशन का बीमारी नहीं होता है, डाइजेशन रिलेटेड बीमारियां नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. तो डॉक्टर फाइबर रिच फूड मटेरियल जो है जनरली आप लोगों को सब प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि फाइबर क्या करते हैं, फाइबर रिच कंटेंट, फाइबर रिच फूड क्या करते हैं, बाकी फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए और उनके इजेशन के लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है. वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एक्सेट्रा. राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक मी प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, एग्स खाते हैं, पनीर खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, वे खाना पड़ता है, मतलब ये प्रोटीन रिच जो भी फूड मटेरियल है वो खाना पड़ता है हम लोगों को. एक्स्ट्रा बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों को. तो नाउ प्रोटीन रिच फूड मटेरियल इज जनरली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट.
जो ये प्रोटीन रिच खाना खाता हूँ मैं, या जैसे मेरे जैसे लोग जो फिटनेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं या जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स रहते हैं, तो वो लोग जनरली बॉडी के मसल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वेयर एंड टेयर में हेल्प करने के लिए प्रोटीन रिच फूड खाते हैं. जनरली प्रोटीन रिच फूड इज जनरली नॉट ईजी टू डाइजेस्ट. तो उसको आसान करने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट जो है, जो हमको खाना प्रिस्क्राइब करते हैं, या हमारे डॉक्टर्स या जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वो हमको खाने में डेली फाइबर रिच फूड खाने के लिए बोलते हैं. तो हम लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल डेली खाना ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि हम प्रोटीन वाला खाना खा रहे हैं. प्रोटीन वाला खाना डाइजेस्ट करना आसान नहीं है. तो कौन हेल्प करेगा? फाइबर हेल्प करेगा. तो फाइबर वाला खाना साथ में खाओ तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता रहेगा, डाइजेशन भी हेल्प होगा और इजेशन में भी उसका हेल्प होगा. सो दिस इज द यूज ऑफ दिस फूड कंपोनेंट विच इज फाइबर. यस, विद दिस I will end today's session. I hope आप लोगों को समझ में आया है एंड इनफैक्ट आप लोगों का ये पूरा जो कंटेंट था आज मैंने जो बताया वो क्लास में ही लर्न हो गया रहेगा. आई डोंट थिंक अभी 5 मिनट से ज़्यादा हर टॉपिक पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट रीड एवरी शॉर्ट नोट, एवरी टॉपिक एंड बुक बंद करो, आँख बंद करो और प्रोटीन्स उसके बारे में 4 लाइन बोलो. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कहाँ स्टोर होते हैं, कौन से फूड मटेरियल से मिलते हैं, 1 ग्राम से कितना मिलता है. लिपिड्स के बारे में 4 लाइन बोलो, विटामिन्स के बारे में बोलो, आँख बंद करके बोलो. कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, रिवीजन होगा. ये पार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. राइट, आई विल एंड टुडे सेशन. हमारा लास्ट सेशन जो कल होने वाला है उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी, जो है सेल डिवीजन, जिसके अंदर हम लोग माइटोसिस पढ़ने वाले हैं. एक फैंटास्टिक प्रोसेस जो ह्यूमन लाइफ के लिए, मतलब बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेल डिवीजन के 2 टाइप्स, माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें हम लोग माइटोसिस को पूरा डिटेल में, ये डायग्राम तो दिए हुए हैं, इन डायग्राम के साथ नहीं, करण सर वाले डायग्राम्स के साथ पूरा माइटोसिस प्रोसेस क्लास में ही पढ़ेंगे. क्लास में ही हम लोग लर्न करने वाले हैं. 5 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बन जाती है एग्जाम के लिए. स्टूडेंट्स को जनरली डिफिकल्ट लगता है इन 1 आवर्स लेक्चर, 1.5 आवर्स में हम लोग ये पूरा टॉपिक जो है क्लासरूम के अंदर ही प्रिपेयर करेंगे इन करण सर्स स्टाइल. बोल लो, अभी पता नहीं क्या वर्ड राइट था. in the way I teach, we are going to prepare this in the classroom itself. Okay, until then all of you, goodbye, do take care, we will meet tomorrow. Thank you so much.